जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज। आज बेटी दिवस पे एक खास एपिसोड है। हमारे साथ दो बेटियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की साक्षात मिसाल हैं। इन्होंने सबसे अलग हटके अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। साथ में मेरे अनुकृति श्रीवास्तव जी हैं, सोनिका सिंह हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सतर्क भारत के इस मंच पे। धन्यवाद सर, यहाँ पे मौके के लिए थैंक यू। आप आज बेटी दिवस पे एक खास एपिसोड है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बेटी दिवस मनाने से और सेल्फी बेटियों के साथ लेने से उनको वास्तव में सम्मान मिलता है? इस पे विशेष चर्चा आज मैं बेटियों के साथ करने आया हूं कि कैसा उनको लगता है, कैसा उन्होंने महसूस किया और क्या भेदभाव जो आज चलता है वो कितना इसको माना जाए कि किस तरह से जैसे बच्चों में भेदभाव होता है बेटी को लेके। और बता दूं आपको कि हरियाणा के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पे ऐसा राज्य हो रहा है जिसमें बेटियों का मानक बेटियां कम हो रही हैं और बेटे ज्यादा हैं। तो इस पे एक खास एपिसोड है और आपका कोई लाइव प्रश्न हो इन बेटियों से या कोई भी आप प्रश्न सतर्क भारत से पूछना चाहते हैं तो आप पूछिएगा, उसका हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सारे दर्शकों को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी ही है और जिस संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं उस संस्कृति में हमारे यहाँ बेटियों को पूजा जाता है और स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आज देखा जाए कि जो बेटी दिवस सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, लोग एक सेल्फी ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह के वादे किए जाते हैं बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसको कितना आप सार्थक मानती हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे चलता है और एक्चुअल जमीनी हकीकत क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर, जो ज़मीनी हकीकत है वो तो काफ़ी डिफ़र करती है, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब इन्फ्लुएंस होते हैं, हम भी उसे यूज़ करते हैं। पर जो हकीकत होती है वो ये है कि साल भर में हर रोज़ 80-85 रेप के केस आते हैं सर, जहाँ पे हम एक तरफ डॉटर डे बनाते हैं, हम बाहर निकल के किसी और की बेटी के लिए गलत कमेंट करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, गलत विचार रखते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए ज़मीन आसमान का अंतर है सर सोशल मीडिया और रियलिटी में। जी। आप अनुकृति श्रीवास्तव हैं, पत्रकारिता में आगे बढ़ना चाहती हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े चैनल पे आप नजर आएंगी और इसके लिए इन्होंने खुद से युद्ध लड़ा है और इस फील्ड में आना बहुत कठिन कार्य है। पत्रकारिता करना सबके बस की बात नहीं होती है, इस फील्ड को चुना है, इसीलिए इनको कहा जा रहा है महिला सशक्तिकरण की ये मिसाल है। मेरे साथ ये जो गुड़िया बैठी है, ये कराटे में जिले में गोल्ड मिला है। मैं दिखा दूं आपको कि इनको गोल्ड मिला हुआ है। और ये अलग हटके आप देख सकते हैं कि जो एक महिला होती है और एक जो बच्ची होती है उसकी बनावट और एक क्षमता कहा जाता है कि जो लड़के हैं उनसे थोड़ा कम आंका जाता है, लेकिन लड़कों की बराबरी आज देखिए जो हमारी बेटियां हैं। मैं कल के भी लाइव में बताया कि अवनी चतुर्वेदी ने सबसे पहले लड़ाकू विमान उड़ाया था। हमारी एक बेटी थी, पिता की डेथ होने के बाद पहली बार सीमा ठाकुर ने हिमाचल में रोडवेज की बस चलाई और बस ड्राइवर बनी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो वो काम करती हैं जो शायद कोई कर पाए। इसी तरह से हमारी बेटी है जो जिस तरह से कराटे में इनको गोल्ड मेडल मिला है और आगे ये क्या करना चाहती हैं और बेटी दिवस पे क्या मानती हैं, इनके परिवार में कैसा इनको ट्रीट किया जाता है और कैसे इनको आगे बढ़ने का ये हुआ और कहाँ कैरियर बनाना चाहती हैं, इसमें भी हम इनसे चर्चा करेंगे। आप इस गेम को क्यों चुना आपने, जबकि ये काफी टिपिकल गेम है जो कराटे कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा फीमेल को लेके अनसिक्योर गेम माना जाता है, तो आपने क्यों चुना इसको? ये मेरे को बचपन से ही अच्छा लगता था, तो मेरे को यही चूज करना था, कोई ऐसे फाइटिंग वाला, जैसे बॉक्सिंग, एमएमए और कराटे, यही सब करना था। तो मतलब फैमिली भी उसी तरफ से सपोर्ट करती थी, तो मेरे को भी यही करना था। फैमिली आपको गेम में आगे आने के लिए सपोर्ट करती है। जनरली देखा जाता है कि लोग एक बच्चियों के लिए मानसिकता है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको एक इसीलिए बस थोड़ा सा एजुकेशन दिया जाता है कि किसी तरह से उनकी शादी हो जाए और एक उनका एक लेवल निर्धारित उसके पेरेंट्स कर देते हैं। तो आपको पेरेंट्स की तरफ से ये मिलता है कि आप गेम में आगे बढ़ें? हाँ, पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है कि मैं गेम में आगे बढ़ूँ और आगे भी खेलती रहूँ। बस कभी रोका नहीं किसी चीज के लिए भी। जी। आगे क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहती हैं इसमें? आगे ओलंपिक्स खेलना है मेरे को, एमएमए में, और फिर तो आगे जो होगा। जी। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें जोखिम भी बहुत है।
तो इस फील्ड को आपका चुनने का कैसे आया कि इस फील्ड में आप जाएं, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और कैसे इस तरह से आपने कम्युनिकेशन डेवलप किया, और कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे पत्रकारिता में जाके और अपना नाम बनाना है और लोगों के हक की आवाज बनना चाहती हैं, तो कैसे विचार आया आपका? सर विचार की बात कहूँ तो मुझे एक कहा जाएगा घिसा पिटा सवाल घिसा पिटा जवाब होगा कि मैं ये कहूँ कि मुझे लोगों की आवाज़ बनना पसंद है, मुझे लोगों के लिए बोलना पसंद है, उनके लिए खड़े होना पसंद है। क्योंकि जब आप एक लीडर होते हैं, लीडर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, लीडर वो भी होता है जैसे कि आप माइक लेकर हैं, आपके पीछे कई सारे लोगों की आवाज़ है। तो मुझे वो लीडर बनना है कि मैं लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाऊं। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे कम्युनिकेशन की कही जाए बात तो वो हमारे अंदर स्कूल से आती है। जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ से कम्युनिकेशन अपने आप ही डेवलप हो गई कहा जाए। और फिर तो आगे ही हूँ मैं यहाँ बस। जो बेटियों को लेके तमाम दावे किए जाते हैं, उनको सुरक्षा को लेके आप भी आपने देखा कि हमारी एक बेटी थी, बहन थी अंकिता भंडारी, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया। उसका सिर्फ कसूर यही था कि वो एक बेटी थी। बहुत तमाम दावे किए गए हैं बेटी उत्थान के लिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये करो, लेकिन ये सार्थक तब होगा जब हम बेटी को पैदा होने से पहले मारना बंद कर देंगे, बेटियों और बेटों में भेदभाव बंद कर देंगे। हम ये सोचेंगे कि हाँ जो हमारा बेटा है वैसी हमारी बेटी है, और इज्जत यदि सिर्फ बेटी नहीं खराब करती, बेटा भी करता है। आपका बेटा यदि गलत कर रहा है तो उसका भी विरोध करिए, बेटी गलत कर रही है तो उसका भी विरोध करिए। आपका क्या कहना है जो आजकल का कल्चर है, जो जैसे बेटियों को लेके एक बाउंडेशन होती है घर में कि बेटी के लिए लिमिटेशन बात दी गई है कि आप इतने टाइम पे आएंगी या इस तरह से, और उसको लेके लड़कों में बाउंडेशन नहीं होता, और बेटियों को लेके हमेशा ये प्रश्न होता है कि तुम इज्जत खराब कर दोगी। तो इसके बारे में क्या कहना है कि ये भेदभाव है या कैसा है? आपके घर में क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? सर मेरे घर में तो इस तरह की कोई व्यवस्था मैंने खुद से नहीं देखी, पर हाँ आस पड़ोस में या बाकी लोगों से देखी है। क्योंकि उनका भी कहना सही है कि 8 बजे के बाद बाहर मत आओ, क्योंकि बाहर की स्थिति हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बेटे को अंदर रखना सीख लें 8 बजे के बाद, तो शायद बेटियां 8 बजे के बाद बाहर जाना सीख जाएंगी। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, या तो अपने बेटे को भी सिखाइए कि आपको सबकी इज्जत करनी है, वरना फिर अपनी बेटी को भी फिर आप छूट दीजिए कि आप कुछ भी करके आए, किसी को मारे कूटे, क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई वहाँ लड़ सकती है सेल्फ डिफेंस में, ऐसे नहीं कि कहीं भी। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि दोनों के लिए बराबर चीजें, वरना दोनों के लिए कुछ भी नहीं। जी, स्पोर्ट में देखा जाए तो लड़कियां काफी कम आती हैं, लेकिन इस बार का जो ओलंपिक हुआ, आपका ड्रीम है कि आपको ओलंपिक में जाना है, लेकिन इस बार का जो ओलंपिक हुआ, और चाहे कोई गेम, अभी हमारी देखिए नाम थोड़ा कंफ्यूज हूँ, भूल रहा हूँ, महिला क्रिकेटर है, महिला टीम में कैप्टन थी, अभी सेंचुरी उसने मारा है भारत के लिए। और बहुत सी लड़कियां हमारे उत्तराखंड की हैं जो नेशनल क्रिकेट में भी, हॉकी की कैप्टन अब हमारे उत्तराखंड की है एथलीट में। और अभी हमारे स्टूडियो में भी एक गुड़िया आई थी, मात्र 14 साल की थी, जिसने काफी राष्ट्रीय लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी काफी उसने पदक हासिल किए थे। लेकिन आपका क्या मानना है कि जैसे आप खेलती हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है खेलना, तो लड़कियों को गेम में आगे आना चाहिए और किस तरह से उनको शुरुआत करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे तो आना ही चाहिए। अगर जिस चीज़ में उन्हें अच्छा लगता है, अगर स्पोर्ट्स में, तो उन्हें आना ही चाहिए। आएंगे तो उन्हें करियर भी मिलेगा अपना, और उनकी ड्रीम भी पूरी हो सकती है। जी, लड़कियां एक्चुअल क्या होता है कि जो पेरेंट्स होता है उनको अलाउ नहीं करता है कि वो गेम में आए, शायद वो इसलिए गेम में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन बहुत सी हैं जो आप जैसी गुड़ियां हैं जो अपना खुद से एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं और वो आगे आती हैं, और एक दिन आज यहाँ बैठी हैं, अगले दिन हम उनको देखते हैं कि राष्ट्रीय गान बज रहा होता है और वो हमारे देश के नाम पदक लाती हैं। तो जो लड़कियां जो किसी बंधन में नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे आए और किस तरह से खेल जगत में अपना नाम कर सकें? मनाए पेरेंट्स को, नहीं मानते हैं तो कुछ भी करके तो आना ही चाहिए। अगर उनका है, अगर वो कर सकती हैं तो आए। जी, आपके घर में कभी ऐसा लगा कि आप स्पोर्ट में जाना चाह रही हैं और आपको शिक्षा पे जोर दिया गया कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है?
नहीं, मम्मी ने बोला दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है, ये नहीं वो कम कर रहे हो तो वो कम कर दिया, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। जी। कभी आपने ये दबाव महसूस किया कि आप खेल खेल रही हैं तो शिक्षा पे असर पड़ रहा हो, आपकी पढ़ाई पे जो एजुकेशन है उसमें असर हो रहा हो? कभी कभी जैसे टाइम नहीं मिलता था तो पढ़ता था, लेकिन अभी तो सब बैलेंस चल रहा है। वो टाइम सेट करना पड़ता है शेड्यूल के हिसाब से अपना। जी। आप अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं, आगे आपका एम्बिशन है कि आप एक अच्छी पत्रकार बने और अपने देश के बारे में आप बोलें और देश की आवाज़ बने, जो शोषित लोग हैं, जो अभाव में लोग जी रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। पत्रकारिता एक ऐसा दलदल है कि जिसमें लोग आते हैं तो आप जैसा कि आप पढ़ रही हैं तो आपको पता ही होगा कि दोनों कैटेगरी होती है इसमें। एक आप देखती हैं, एक चौथा स्तंभ तो कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पत्रकारिता बिकाऊ होती है। तो आप किस तरह का पत्रकार बनना चाहती हैं और आपका क्या मोटिव है कि फ्यूचर में किस तरह से आप लोगों की आवाज़ उठाएंगी? सर, मैं कहा जाए कि बिकाऊ पत्रकारिता तो नहीं चूज़ करूँगी, क्योंकि वो है समाज में, ऐसा नहीं कहती कि वो बिकाऊ पत्रकारिता नहीं है, पर वो कुछ चंद लोगों की वजह से है जिनकी मानसिकता गलत है। मैं एक चौथे स्तंभ की तरह रहना चाहूँगी, जहाँ मैं लोगों की आवाज़ सिर्फ तब बनूंगी जब उन लोगों की आवाज़ दब रही हो, वरना मैं तो मानती हूँ कि जो लोग हैं वो इतने खुद में सक्षम हो जाएं कि वो अपनी आवाज़ उठा पाएं, चाहे बड़ा सा बड़ा आदमी उनके सामने क्यों ना हो, क्योंकि वो उनका हक है। पर फिर भी कहीं भी मेरे द्वारा अगर लोगों को उनकी मदद करने का मौका मिलेगा तो वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनकी आवाज़ उठा रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ, और वो भी आवाज़ जो उठाऊंगी वो लीगल तरीके से होगी, कोई इलीगल तरीके से नहीं होगी, और सही आवाज़ होगी। जी। एक जो आजकल की यूथ है, सोशल मीडिया का काफ़ी निगेटिव यूज करती है। जो सोशल मीडिया है, जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं, वो गेम में अपना टाइम वेस्ट करती हैं तो और आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कहीं ना कहीं उनका एक एज, जो अभी यूथ एज है, वो इसी में रह जाता है। तो उसके बारे में क्या सुझाव है आप लोगों का कि ये जो बच्चियां हैं, जैसे वो कैसे अपना फ्यूचर चुनें और किस तरह से उन सेल्फ डिसीजन भी ले सकें, सेल्फ डिसीजन मेकर बन सकें? इसके बारे में कैसा क्या सुझाव है आपका? सर, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने के भी अच्छे तरीके भी हैं, बुरे तरीके भी हैं। तो एक ये चीज़ होगी, उनकी हमें मानसिकता बदलनी पड़ेगी, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम सोशल मीडिया यूज़ भी कर रहे हैं तो हम उसे ऐसे यूज़ करें कि हम उसे करियर बना सकें, क्योंकि उसमें भी करियर होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सोशल मीडिया में करियर नहीं होता, सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं लोग। बट अगर आपको लगता है कि आप उसे सिर्फ शौक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम बैलेंस करना पड़ेगा। कि माइंड फ्रेश करने के लिए करा तो वो अलग चीज़ है, अगर पूरी तरह से घुसना है उसमें सोशल मीडिया में ही, तो फिर आपको ऐसा करियर चूज़ करना पड़ेगा। आप हर चीज़ की नेगेटिव साइड नहीं लेनी चाहिए, पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए। तो मैं उनको यही समझाऊंगी कि उसकी पॉजिटिव चीज़ें लें, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए तो उनको इग्नोर करें, उनको अडॉप्ट ना करें। जी। बेटी के लिए तमाम दावे जो किए जाते हैं, उसको आप कितना सार्थक मानती हैं कि जो हमारी बेटी हैं, जो भेदभाव उनके साथ चलता है? और आए दिन मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 2021 में सिर्फ उधम सिंह नगर जिले में 194 रेप के केसेज हुए हैं और पूरे भारत में उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है रेप के केसेज में और दूसरी तरफ जाने के लिए अग्रसर है। बहुत तेजी से 30% एक साल में रेप के आंकड़े बढ़े हैं। तो ये कहाँ कमी रह जा रही है? जो आप भी देखा कल का ये जो घटना घटी है, और आए दिन ये देखने को मिलता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और लड़कियों को शिकार बना लेते हैं लोग। तो क्या लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस की तरफ जाना चाहिए और ये कंपलसरी हो जाना चाहिए या स्कूल या कॉलेज से, कि वो सेल्फ डिफेंस अपना खुद कर सकें, उनके साथ कोई घटना घट रही हो तो अपना बचाव कर सकें? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस की तरफ जाना चाहिए, और इवन ये कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो स्कूल और कॉलेज से नहीं हो रहा तो घर में लोगों को अपने बेटियों को एक सेल्फ डिफेंस की ओर बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कराटे हो या कोई स्पोर्ट्स हो या फिर कुछ ऐसी टेक्निक जिससे वो खुद को सेव कर पाए। प्लस ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो उनकी मानसिकता का है। जितने लोग कैंडल मार्च पे उतरे हैं, जितने लोग वहाँ पे ये कहने उतरे हैं कि जस्टिस फॉर अंकिता, उनमें से कितने लोग
वही होंगे जो रोड पे खड़े होके दूसरों की लड़कियों को बुली करते हैं, उनके लिए अलग अलग कमेंट पास करते हैं। उनकी भी मानसिकता वही है, और वो मानसिकता आती है उनके परिवार से है। कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी लोगों के, तब तक वो बाहर समाज में भी नहीं आएगी, और ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें को बढ़ावा मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। ये संस्कार आपके परिवार से मिलते हैं। आप स्पोर्टमैन हैं, तो मैं एक जानना चाहूँगा कि एक फीमेल स्पोर्टमैन, एक लड़की खिलाड़ी का क्या दिनचर्या होता है, और वो कैसे आप मैनेज करती हैं, कितना समय देती हैं आप खेल को, और किस तरह से तैयारी करती हैं, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह अभी तो कुछ टाइम होता नहीं है क्योंकि स्कूल होता है, तो सुबह तो स्कूल ही जाते हैं, वहाँ से आती हूँ मैं 3 बजे तक आती हूँ, तो 4 बजे मेरे को स्टेडियम पहुँचना ही होता है। 4 से 7 प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे प्रैक्टिस आवर्स होते हैं। लेकिन अभी मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रही हूँ, तो लेकिन अभी भी मैं 2 घंटा करती ही हूँ। जी, तो आपका कोई डाइट प्लान भी है कि किस तरह से आपको खाना खाना चाहिए, और किस तरह से आपको गेम खेलना चाहिए, उसके लिए कोई डाइट प्लान है? या जो खिलाड़ी बनना चाहता है उसके लिए बताएं कि किस तरह से आप डाइट लेती हैं और किस तरह से आप खेल को अपने आगे ले जाती हैं? डाइट में तो वही होता है, कुछ ज़्यादा बाहर का खाना नहीं होता है। घर में जो जैसे दाल चावल बनते हैं वो खाए, और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो लिए चने भिगो के वो खाए। कब जब आप मैच, आपका ये गोल्ड मैच चल रहा था जिले में, जब आप खेलने जा रही थी, तो सामने भी आप ही के लेवल की एक खिलाड़ी थी, तो आपको कैसा प्रेशर हुआ? कभी आपको ये दबाव लगा कि वो सामने वाला खेल रहा है, उससे आप जीत गई, तो क्या आपने उससे बेहतर किया कि आप उससे जीत पाई? ये होता है, अपना माइंड सेट करना पड़ता है। अगर जो बच्चा वहाँ पे डर गया, मतलब वो तो हार ही गई। लेकिन वहाँ पे अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि नहीं हम जीत जाएंगे, माइंड सेट के हिसाब से सब हो जाएगा। जी, आप पे ये 2 महिला सशक्तिकरण, इसलिए मैं इन लोगों को कह रहा हूं कि इन्होंने जो प्रोफेशन चुना है वो शायद इनके लिए नहीं बना है। इन दोनों लोगों ने एक डिफरेंट, और मैं आने वाले समय में कहूंगा कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करके गोल्ड लाएंगी, और एक भारत के बड़े चैनल पे आप इनको देखेंगे। दोनों इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन ये सार्थक बहुत कम लोग कर पाते हैं, कम जगहों पे ऐसा मिल पाता है। सभी बेटियों को इनके जैसे पेरेंट्स भी मिलने भी चाहिए। कहीं अक्सर मैंने देखा है कि बेटियों को कैद कर दिया जाता है, उनके सपनों को चूर कर दिया जाता है, और ये तमाम जो वादे होते हैं, तमाम जो दावे सोशल मीडिया पे बेटी दिवस को लेके होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं उनका हक नहीं दिया जाता। बहुत सी बेटियां इसलिए आगे नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो भेदभाव का शिकार हो जाती हैं, और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। स्पोर्ट में, खासकर स्पोर्ट जो है उसमें नहीं बढ़ने दिया जाता है, और आप पत्रकारिता में तो बिल्कुल ही मना ही कर दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि ये फील्ड बहुत जोखिम भरा है। अब दोनों जो गेम खेल रही हैं, कराटे में या पत्रकारिता, ये दोनों जोखिम वाले होते हैं। मैं एक और आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो आजकल का माहौल है, कभी आप लोग को ये डर का एहसास हुआ कि आप लोग बाहर, जैसे आप बाहर निकलती हैं तो जिस तरह का माहौल है, तो आपको कभी ये डर लगा है कि बाहर असुरक्षा का महसूस हुआ है? तो उस समय आप लोग क्या करती हैं और क्या करना चाहिए? सर, पहला तो मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंदर ठानी है कि खुद की मदद सिर्फ हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पर अगर किसी को ऐसा डर लगता है तो वो अपने साथ काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी गैजेट्स होते हैं, लोग रखते हैं, पेपर स्प्रे होता है, बाकी कुछ हमारी इमरजेंसी ऐप्स होते हैं, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए बेसिकली। देखा जाए कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो इससे अवेयरनेस नहीं है, उनको जागरूकता नहीं है। अभी मैं एक घटना का कल भी जिक्र कर रहा था। मैं सिटकुल में जा रहा था, तो एक बच्ची थी, अप्रेंटिस करने सिटकुल में जा रही थी। हम 2 लोग थे, हमारे मित्र अनिल रावत जी, हम लोग साइड पे जा रहे थे। तो वो लड़की जा रही थी, तो एक लड़का उसको छेड़ रहा था बाइक से। मुझे गाड़ी के मिरर में ये देखने को लगा कि वो लड़की शायद परेशान है, उसको छेड़ रहा है। वो बार बार अगेन, हमने गाड़ी बैक करके जब हम लोग वहाँ पे गए, तो वाकई में मैं उस लड़की से पूछा, उस गुड़िया से पूछा कि क्या आपके साथ हो रहा था। उसने यही जवाब दिया कि ये लड़का मुझसे छेड़ रहा था। वो बिल्कुल कांप रही थी, डर रही थी। तो मैंने कहा कि आप अप्रेंटिस कर रही हैं, आपने ग्रेजुएशन किया होगा या जो भी किया होगा, इस लेवल पे आ गई हैं कि आप अप्रेंटिस करें या जॉब कर सकें। आपको इतनी जानकारी नहीं है कि जब आपको
आपको कोई छेड़ रहा है तो आपको शोर मचाना चाहिए। आपको पुलिस हेल्पलाइन है 112 पे कॉल करनी चाहिए ताकि लोग आपकी मदद के लिए आएं। यदि मैं नहीं आता, कल को आपको यहाँ से उठा के ले जाता तो आप चौथी पांचवी निर्भया हो जाती। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या है कि इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में भी हालांकि चलाए जाते हैं, सुरक्षा को लेकर बताए जाते हैं कि क्या और बड़े लेवल पे सरकार को इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को बताने चाहिए? क्या कहना है आपका? सर, कहा जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ स्कूल में नहीं आ सकती, ये हमें गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम हर एक, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो चाहे वो बिना पढ़ी महिला हो, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से वो खुद को लोगों से बचा सकती हैं, खुद से चीज़ों का सामना कर सकती हैं। उन्हें वो सब सिखाना पड़ेगा और वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे वो जैसी भी स्कीम्स लाए, वो स्कीम ला सकती है कि नुक्कड़ों पे जाके उन्हें बताया जाए, उनके घर जाके बताया जाए, क्योंकि ये चीज़ें इस समाज में ये चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पर हैं, जहाँ लड़कियां जगह जगह पाई जाती हैं, कभी अब्यूज़, कभी सेक्सुअल अब्यूज़ के थ्रू। और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग भी होते हैं जो मदद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ, कुछ कुछ लोग उसे इग्नोर भी कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसी कोई चीज़ें देखें तो आपको भी बोलना चाहिए, वहाँ पे आपको भी उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मेरी ये मान्यता है जी। काफी अच्छा चर्चा हुआ, काफी आप लोगों से विशेष चर्चा हुई। बेटी दिवस पे मैं पुनः आप लोगों को बधाई दूंगा और सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। आप भारत की सबसे बड़ी पत्रकार बने, बड़े चैनल पे जाएं। जो शोषित वर्ग है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभाव में जी रहे लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, हमेशा उनके उत्थान के लिए आवाज उठाइएगा। पत्रकारिता चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया कि जिसकी आवाज, जैसे हमारी जनता का शो जो हमें चलाते हैं, इसका मोटिव भी यही है कि हम पहले भी आप सीट हमारी बदल जाती है, आप यहाँ पे साथ में कार्यरत हैं, हमारे अनुकृति श्रीवास्तव जी, साथ में हम काम करते हैं। तो ये हमेशा ये चैनल और ये जो हमारा शो है जनता की आवाज, इसका मोटिव यही था कि असाधारण आवाज को हमें उठाना है। जिनको कोई नहीं सुनता हम उनको दिखाएंगे और उनकी आवाज बनने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि ये है, मैं चाहूंगा कि सतर्क भारत के माध्यम से आप हमारी जो बच्चियां हैं, जो यूथ है और जो वो आगे करना चाहती हैं, उनके लिए कोई सुझाव दें कि कैसे वो अपना कैरियर किसी भी फील्ड में बना सकें। जिस तरह आपने डिफरेंट कैरियर चुना है पत्रकारिता का, तो उसके बारे में एक ये अंतिम हमारा प्रश्न है इसका। तो करियर चूज करने की बात जो रही, ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिक करियर चूज़ करें, ज़रूरत ये है कि आप अपने अंदर कैसे यूनिकनेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर बिलीव रखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको खुद में बिलीव नहीं रहेगा, आप खुद पर ही फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप जिस भी फील्ड में जाएं, फोकस रहें, खुद पे बिलीव करें, क्योंकि सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है बिलीव। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद पे विश्वास है तो आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं। जी, आपको खुद से युद्ध लड़ना है। जब आपका युद्ध खुद से होगा और आप खुद के अंदर नियमित बदलाव की भावना रखेंगे तो बुलंदी एक दिन जरूर आपको हासिल होगा। और आप कभी भी किसी का आकलन खुद से मत करिए, खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं और उससे भी सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए। यही इनका मैसेज है। सारी जो हमारी बहनें हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर चुनना चाहती हैं और आगे आना चाहती हैं, कैरियर किसी भी क्षेत्र में आप चुनिए, कोई भी, क्योंकि हमारी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है। मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछूंगा कि आपको कभी ये लगा कि आप लड़की होने के नाते इस गेम में कोई आपको असुविधा हुई हो कि लड़के इसको ज्यादा खेल पाएंगे, आप लड़की हैं इसलिए कम कर पा रही हैं? नहीं, कराटे में दोनों इक्वल चलते हैं, बॉयज भी उतने ही होते हैं, गर्ल्स भी उतनी होती हैं, सारे एज में होता है, दोनों का होता है। तो मैं ये मान लूं कि हमारी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है। हाँ। आप अक्सर देखते हैं कि जो हमारे ये जो गेम होते हैं इसमें काफी टिपिकल होता है, कभी बार ऐसा होता है कि चोट लग जाता है, जोखिम भरा गेम होता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आप मैच में जा रही हो, खेलने जा रही हो, आपको डर लगता हो? नहीं, जहाँ डर गए तो वहाँ हमेशा हार के ही आते हैं। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे और ये सोच के जाएंगे कि हमें बस लड़ना है और अपना मेडल लेना है। गेम होता है
मैं एक स्पोर्टमैन हूं, मैं उस प्रेशर को जानता हूं। जब आप एक जिले से खेल रही होती हैं तो पूरे जिले का एक प्रेशर होता है, 1 लाख 2 लाख उस जिले में होते हैं, प्रेशर होता है कि हमें खेलना है। और जब आप देश के लिए खेलेंगी तो 135 करोड़ लोगों का प्रेशर होगा। तो इतना प्रेशर झेलने के लिए आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो अभी से आप इतना बड़ा एम्बिशन है आपको, तो किस तरह से तैयारी करती हैं? और मेरा ये आखिरी आपसे प्रश्न है इस शो का कि जो हमारी बच्चियां स्पोर्ट में आना चाहती हैं वो किस तरह से तैयारी करें, और आपकी तैयारी का क्या रूपरेखा है कि आप ओलंपिक में पदक ला सकें? तैयारी पे तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस हमारा उस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम सोच किसी और के ले रहे हैं, कोई और चीज़ सोच रहे हैं। नहीं, अगर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमें वही सोच के करनी है कि हम ओलंपिक्स खेलेंगे। और यही है कि अगर किसी को भी अपना किसी भी फील्ड में बनाना है तो उसे पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा अपने गेम पे। आपका कोई रोल मॉडल है जिसको आप मानती हैं कि हमें इनसे प्रेरणा मिलती है? राफेल, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कराटे प्लेयर है अब तक। तो क्या आप कभी ऐसा हो कि आप उनको आपके सामने आए और आप उन्हें मैच में हरा दें, ऐसी तैयारी है आपकी? हाँ, अगर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे हम और हमारी पूरी ऐसी प्रैक्टिस रहे तो बिल्कुल हाँ। आपका कोई रोल मॉडल? सर मेरा रोल मॉडल जो कहा जाए उनका कोई नाम भी नहीं जानता। वो मेरी खुद की बड़ी बहन है जो कि उनका नाम आकांक्षा श्रीवास्तव है। वो मेरी लाइफ की रोल मॉडल है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए मैं वो उनसे सीखती हूँ। मेरे से बड़ी हैं वो जो हमारे एयर फोर्स की तैयारी भी कर रही हैं, वो साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। तो मैं उनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल मानती हूँ। उसके अलावा जैसे पत्रकारिता में आपने कैरियर बनाना है, तो पत्रकारिता में आप किसको मानती हैं कि ये पत्रकार भारत में बहुत बेहतरीन है और उनसे मुझे आगे जाना है? जी, मैं ऐसे श्वेता मिश्रा जी को मानती हूँ। मतलब मेरे से भी कई लोग बोलते हैं कि आप में उनकी झलक दिखती है जब आप कैमरे के आगे आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे बड़े लेवल पर जाऊँ। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी रहती हूँ। जी, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सपने जरूर पूरे हों और हमारे जिले, हमारे राज्य और हमारे देश का नाम आप लोग रोशन करें। और हम पुनः एक बार इसी तरह से चर्चा करें और लोगों को बताएं कि देख लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी बच्चियां भी किसी बेटों से कम नहीं है और ये सबसे ज्यादा आगे आएंगी और सबसे ज्यादा को लेंगी। मैं पुनः आप लोगों को बेटी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से कहूंगा कि वाकई में यदि आप इसको चाहते हैं कि इनको सम्मान दिया जाए, तो आपके सामने यदि कोई भी अप्रिय घटना घट रही हो, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ कोई गलत हो रहा, तो आप उसको ये एहसास दिला दीजिए कि आपके रूप में एक उसका भाई, उसका पिता उसके साथ खड़ा हुआ है। तब जाके वाकई में बेटियों का सम्मान होगा और तभी हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। और कहीं भी बेटियों को लेके आपके शहर में, आपके आसपास गलत कोई कर रहा हो तो उसके लिए जरूर शोर मचाइए, क्योंकि आप जीवित हैं तो जीवित नजर आने चाहिए। ये जनता की आवाज सिर्फ असाधारण लोगों की आवाज बनने के लिए बनाया गया है और हम नियमित आपको ऐसे ही असाधारण आवाज, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं ठाकुर अमित राठौर। जय हिंद।